और की इंपॉर्टेंस से नहीं होनी चाहिए, किसी और की नकारात्मकता से नहीं होनी चाहिए। आपकी शुरुआत केवल आपकी इंपॉर्टेंस से होनी चाहिए। और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने एक चीज चुन ली सर आप लोग तो कह रहे हैं कि रिट नहीं आएगी, तो मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस कैसे दूं? मैंने कहा आए तो गी, समय लग सकता है चीजों में, समझ रहे हो ना आप? समय लग सकता है, चीजें बदलती जरूर हैं, और ये आपको अपने लाइफ स्पेस में बदलाव लाना है तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो मेरी बेस्ट दिनचर्या क्या हो सकती है? मेरी दिनचर्या है कि शिक्षक भर्ती में मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मेरा सिलेक्शन किस आधार पे होगा? विषय के आधार पे होगा, जीके के आधार पे होगा, साइकोलॉजी के आधार पे होगा, ये सेकंड ग्रेड ग्रेड थर्ड कर रहा हूं टीचिंग मेथड के आधार पे होगा। ये चार चीजें मेरे सिलेक्शन में योगदान देती हैं, तो मैं इन पे इतना अच्छा वर्क करूं, इनको लेकर इतना गजब का शेड्यूल बनाऊं कि चाहे मैं विषय को मान लीजिए मैं 5 से 7 घंटे देता हूं, मैं जीके को 3 से 4 घंटे देता हूं, मैं साइकोलॉजी को डेली सिर्फ 30 मिनट भी दे दूंगा तो बहुत है, टीचिंग मेथड को मैं 30 मिनट भी दे दूंगा तो बहुत है। यदि आप इतना समय दे सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें किसी दुनिया की कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता, कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जब तुम्हारे पास समय, दिनचर्या में तुमने ये शेड्यूल बनाया, इसके साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, मेडिटेशन भी करें, अपने आप को सकारात्मक लोगों से जोड़ें, 5 अच्छे लोगों से दोस्ती बनाएं जो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ें। इनके साथ जुड़ने के साथ आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बता रहा हूं कि नॉर्मल, यदि आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो इसमें आप 4 घंटे कर लें, इसमें आप 2 घंटे कर लें, इसमें आप 45 मिनट कर लें, कैसे भी कर लें। PYQ ये अपने जीवन का बेस बना लो, मतलब ऑल ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इसको बेस बना लो कि दिन में जो भी टॉपिक पढ़ो उसके ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर रीड करो। कोई मॉडल पेपर पढ़े नहीं पढ़े, अब ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं कि आप 2010, 11, 12 के देखो, आप 2016 से लेकर और 2024 तक के पेपर देखो, 16 भी हटा दो, आप 2019 से लेकर 24 तक के पेपर एनालिसिस करो। बहुत ज्यादा पुराने पेपर देखने की आवश्यकता नहीं होती, एक अच्छा तरीका है। नंबर 2 सर, एक बेहतरीन किताबें क्या हो सकती हैं, पुस्तकें क्या हो सकती हैं? देखो हर किताब बेहतरीन होती है, हर पब्लिकेशन अपना बेटर निकालता है, कोई पब्लिकेशन कमी नहीं छोड़ना चाहता। जब समय हो तो कुल मिला के डिटेल में पढ़ना चाहिए, समय हो तो। मान लीजिए आप किसी पब्लिकेशन की कोई भी गाइड लेके आते हैं, वो टू द पॉइंट लिखी हुई है मान लो, लेकिन अब जो पेपर आ रहे हैं, आपने 23-24 के पेपर देखे होंगे और आगे पेपर आएंगे, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दोनों पे एक बड़ा दबाव है पेपर आउट के बाद डिलीट प्रश्नों को लेकर कि परीक्षाओं का स्तर सुधारा जाए। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पेपरों का एक बहुत अच्छा स्तर पूछा गया। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि किसी चीज को आप डीपली पढ़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान कब होता है कि जब आपने कोई सरल सी भाषा में दिखने वाली कोई भी किताब लेके आ तो गए, लेकिन पेपर सरल नहीं आते आजकल, पेपर कथन और तार्किक वाले आने लग गए, पेपर सत्य हैं सत्य नहीं आने वाले आ गए, पेपर 4 कथनों को आरोही अवरोही क्रम में सीक्वेंस वाले आने लग गए, ठीक है, घटनाओं को व्यवस्थित करने वाले आने लग गए। ऐसे प्रश्न जब आने लग गए तो ये गाइडें फेल होने लग गई। अब आपको क्या करना है, मेरी पर्सनल राय तुम मानते हो तो आपको हर पार्ट के लिए एक बेहतरीन किताब अच्छी पढ़नी चाहिए। उसके बाद जब आपके पास एग्जाम का शेड्यूल आ जाए, विज्ञापन आ जाए, तो आप गाइड पढ़ लो। अरे लास्ट में जो सरल भाषा है, टू द पॉइंट है, जो भी गाइड आपको चाहिए वन लाइनर, वो तो लास्ट में लाके पढ़ सकते हो, लेकिन पहले तो आप डिटेल पढ़ो, पहले तो डीपली पढ़ो। यदि अभी भी तुम ये मान रहे हो कि मान लो कोई किताब है उसमें 50 मिनट सर, इसमें से 40% 38% आ जाते हैं, मैं कह रहा हूं 50 40 38 आ रहे हैं अभी, 2025 में जो एग्जाम होगी हो सकता है उसमें 35 ही आए, तो आप ये कोशिश करो ना कि वो 50% बन कहां से रहे। उन 50% को बनाने का बेस क्या है? वो बेस है अच्छी किताब। तो कम से कम जब आपके पास 1 साल का टाइम है, तो मेरी राय यदि मानते हैं और सहमत हैं आंशिक रूप से भी, तो मैं कहूंगा कि एक बार आपको गहन पढ़ना चाहिए।